हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इंडिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज से हम अर्थशास्त्र एक विषय है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से ही। तो हम बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए इसको चलेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें उसका आर्थिक लाभ और उसके आर्थिक हानि शामिल रहते हैं। इसी को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में अर्थशास्त्र के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र का अगर हम एक लाइन की बात करें, उसका अर्थ क्या रहेगा? जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से किसी भी देश को उसके वर्गीकरण के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब तय कौन करता है? ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई मुख्य भूमिका नहीं रहती है। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये क्या होता है? इसमें पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये उसके बिल्कुल ही विपरीत है या उसके विरोध में है। इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमतों का फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का ही डिसीजन होता है फाइनली किसी भी वस्तु का एमएसपी क्या रहेगा। ठीक। इसमें पहली बार अगर हम राज्य अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये सिद्धांत जर्मनी के दार्शनिक थे, कार्ल मार्क्स, इन्होंने दिया था। और इनकी पुस्तक किस में दिया गया था? दास कैपिटल में। तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये पुस्तक लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। बात करते हैं दोस्तों हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ये तीसरा टाइप है अर्थव्यवस्था का। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनके संयुक्त रूप को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि पीएसयू कंपनियां होती है या कोई भी ऐसा संगठन होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, उसमें कोई प्राइवेट जो लोग होते हैं वो भी चलाते हैं और सरकार भी उसमें हिस्सेदारी रखती है। उसी को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये एक मिश्रित प्रकार की ही अर्थव्यवस्था है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इसके लिए। इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया, ये दो देश है, ये भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही एग्जाम्पल है। अर्थव्यवस्था की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इसको भी 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र से हम क्या संबंधित है? देखो, डायरेक्टली इसको हम एक भाषा में, एक लाइन में समझेंगे। इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें कृषि उत्पाद होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल होता है। जो भी कच्चा माल होता है वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो उत्पन्न होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो जो भी अर्थव्यवस्था संबंधित रहेगी इसी क्षेत्र से संबंधित रहेगी, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य यानी कि मछली पालन। ठीक है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को ही क्या कहा जाता है, यानी कि इसमें जो कार्य करते हैं लोग, वो जो भी जॉब करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जब लोग काम करते हैं तो लाल हो जाते हैं उनके चेहरे, जैसे कि हम समझने की दृष्टि से इसको याद रख सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र है तो जो भी इससे उत्पाद बनते हैं उनकी गतिविधियों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वहाँ से निकला हुआ कच्चा माल किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है?
द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे कि हम बात करते हैं इसके बारे में, लौह इस्पात उद्योग, टेक्सटाइल यानी कि उद्योग वस्त्र, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि आदि, या कोई खाद्य सामग्री ही क्यों ना हो, उसको अगर आयात निर्यात करना है तो इसी क्षेत्र में आती है, द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी प्रकार की सेवाएं होती है, जैसे कि बैंक, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि आदि। तो इस क्षेत्र की अगर हम जॉब की बात करें तो इसमें वाइट कॉलर जॉब इसको कहा जाता है, ठीक है, एक तरीके से। या फिर हम डायरेक्टली देखो उसको समझेंगे अच्छे से, जो द्वितीयक क्षेत्र है वो क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र से लेगा रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी कि वो जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं वो रेड कलर जॉब में आते हैं, और जो द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं वो कौन सी जॉब में आते हैं, वो आते हैं वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत उनको रखा गया, ठीक है। कृषि में लगे हुए लोगों को रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण, ठीक। तो इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था ये क्या है, एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब है अभी ये विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, तो आधी है या उसकी राह पर है, अग्रसर है, तो इसलिए अल्प विकसित या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था को। विकसित देशों की सापेक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अल्प विकसित है और विकासशील है, या फिर उसी के राह में पथ पर निरंतर अग्रसर है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का रूप है जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में। इसमें क्या है, भारत में कुल रोजगार का लगभग 55% क्षेत्र कृषि पर ही निर्भर है। देश की जो कुल जनसंख्या है 68.8%, या फिर ये कहीं पर ये डाटा 68.9% भी देखने को मिलता है, तो जैसा ऑप्शन दिखाई देगा हम वैसा ही आंसर दे देंगे। 68.8% जो संख्या है वो गांव में ही निवास करती है। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए भी एक अहम योगदान रखता है, यानी कि हम प्राथमिक क्षेत्र की है भी बात कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित रहती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी कि निजी और सार्वजनिक, वही तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था मिली होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के आयोजन में आरंभ से ही दोनों क्षेत्रों को स्वीकार किया गया है, लेकिन अभी हुआ क्या था, शुरुआती जो योजना थी उनमें सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य भूमिका थी, लेकिन 1991 से उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई थी। यानी कि अगर हम बात करें जो प्राइवेटाइजेशन है, इसका शुभारंभ या फिर इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, 1991 से माना जाता है। बात करते हैं हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की, तो ये क्या होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, इसमें विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, जिसके आधार क्या है, निम्नलिखित आधार है इसके। कृषि क्षेत्र का अत्यधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, बेरोजगारी श्रम का अधिक अनुपात, निर्धनता का अधिक अनुपात, तो ये कारण है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के भारत की। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसमें कैसे बोल सकते हैं हम, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उनको सूचकों के आधार पर, जिन सूचकों के आधार पर अन्य देशों से पिछड़ी हुई है, उसके कारण क्या है, उनमें निरंतर सुधार हो रहा है या फिर विकास की राह पर भारतीय अर्थव्यवस्था अग्रसर है। अब देखिए इसके बारे में जानकारी देता कौन है, एचडीआई से ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का हमें पता चलता है। एचडीआई को बोलते हैं ह्यूमन विकास इंडेक्स, और हिंदी में मानव विकास सूचकांक, ठीक है। अब ये जो एचडीआई है इसको जारी कौन करता है, यानी कि हर साल इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विकास के अन्य पहलुओं को विश्व के
राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रत यानी कि यूएनडीपी के द्वारा 1990 से लगातार वार्षिक हर साल इसको रिपोर्ट को प्रकाशन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा विकास के विभिन्न मानकों के सापेक्ष किए गए कार्यों को एक वैश्विक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि उसके देश के बारे में पता चलता है कि वहाँ के लोगों की आय कितनी है, क्या कितना विकसित देश है या फिर विकासशील है या फिर विकसित होने के लिए अग्रसर है। तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास के आधारित पहलुओं को, जैसे कि इसमें मतलब कि कौन कौन से मेन जो मुख्य विषय हैं या फिर कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके द्वारा ही ये रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये इसके 3 प्रमुख अंग हैं। मानव जो विकास सूचकांक है इसमें 3 ही क्षेत्र देखे जाते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। इन्हीं के आधार पर जो एवरेज निकलता है वो HDI में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक प्राप्त किया जाता है, जिसमें क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट शीर्षक के तहत प्रकाशित की जाती है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास सबसे पहले किसने किया था, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, और नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, अमर्त्य सेन। तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पर बल दिया था। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो यही दोनों अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। इन्होंने 1990 में इनकी मदद से ही मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये लाइन कि मानव विकास सूचकांक का पैमाना जो है उसका उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। भारत मानव विकास पैमाने पर एक मध्यम श्रेणी में आता है। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, राज्य स्तर का जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य था, ये कौन था, ये मध्य प्रदेश था। तो ध्यान रखना है इसको। खुशहाली, तो खुशहाली क्या है, ये मनुष्य मात्र की एक अक्षांशा है जो कि सामाजिक प्रगति बन सकता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको प्रथम बार 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की थी, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये सबसे पहले कब जारी की गई थी, ये 2012 में। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय से हम क्या समझते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया था, भारत में इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो सब कैसे पता चलता है वो हम देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में दिया गया था, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी उसी समय पर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें प्रकाशित किया गया था। उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था 1868 के आसपास। वर्ष 1949 में, अब इसमें क्या होता है, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, PC महालनोबिस। तो PC महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। 1949 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO लागू करता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पर, CSO की जो स्थापना है ये कब हुई थी, मई 1951 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अभी जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है यानी कि CSO है, इसके द्वारा वर्ष 1996-97 से सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके त्रैमासिक आंकड़े यानी कि हर 3 महीने पर आंकड़े जारी किए जाते हैं GDP के, किसके द्वारा, CSO के द्वारा। कब से, 1996-97 से। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े, ठीक है,
वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ माना जाता है, यानी कि वित्तीय वर्ष डायरेक्टली हम इसको सीधी भाषा में समझेंगे। भारत में जो वित्त वर्ष चालू होता है ये 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक ये चलता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर VKRV राव के द्वारा 1951 में की गई थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी लाइन हो जाती है। भारत में जो राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना सर्वप्रथम किसने की थी, डॉक्टर VKRV राव ने 1951 में की थी। तो दोस्तों हमने देखा है जो भारतीय राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक जनगणना है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, VKRK राव के द्वारा 1951 में की गई थी। ये जो राष्ट्रीय आय की जो जनगणना है ये 3 विधियों के तहत की जा सकती है। देखिए अभी हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, आगे हम इसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो अभी पूरी तरीके से जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे अपने आप तुरंत समझ में आ जाएगा कि वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो 3 विधियों से की जा सकती है। एक है इसमें उत्पादन विधि, दूसरा है आय गणना विधि और तीसरा है उपभोग बचत विधि। अब ये है क्या, इनकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उत्पाद गणना विधि, इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी देश में 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं, ठीक है, का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है। यानी कि किसी भी देश के द्वारा 1 वर्ष में अंतिम सेवाओं तथा वस्तुओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है और उसके योग को अंतिम उपज का योग भी कहा जाता है। यह वास्तव में होता क्या है, यही GDP होता है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, यानी कि कोई भी देश, ठीक है, 1 साल में कितनी वो सेवाएं ले रहा है या दे रहा है और कितनी वस्तुओं का उत्पादन वो कर रहा है या उनका उपभोग कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी सेवा आई और कोई भी वस्तु आई उसका शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है और उसके योग को अंतिम उपज का योग भी कहा जाता है और यही वास्तव में क्या होता है, GDP होता है। तो यानी कि उत्पादन गणना विधि से भी हम GDP को ज्ञात कर सकते हैं, 1 साल में उस देश में कितनी सेवाएं उत्पन्न दी गई है या कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। आय गणना विधि में क्या होता है, अब जैसे कि शब्दों से ही पता चलेगा, आय गणना विधि, इसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जो व्यक्ति है या व्यावसायिक उपक्रमों में लगे गए हैं तो शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आय गणना विधि बोलते हैं। उपभोग बचत, तो इसमें क्या होता है, इसके अनुसार कुल आय या कुल उपभोग पर व्यय की जाती है, ठीक है, या फिर बचत की जाती है। अतः हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय कुल बचतों का योग कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष में जो भी वस्तु उत्पादित की गई है और जितने का उपभोग हुआ है उसके बाद में जो बचता है उसी को क्या बोला जाता है, उपभोग बचत भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं देख लेते हैं, तो ये भी निम्न प्रकार से दी जा सकती है। यानी कि हम कैसे कैसे राष्ट्रीय आय यानी कि GDP ज्ञात कर सकते हैं या NDP ज्ञात कर सकते हैं या फिर GNP निकाल सकते हैं। तो GDP की अगर हम बात करें, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका क्या कहलाता है, GDP, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद या फिर हम बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। NDP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का GDP, ठीक है, ये वो GDP है जिसमें 1 वर्ष में मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया हुआ GDP ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बात होती है, देखो NDP क्या होता है, जो GDP है किसी भी देश का 1 वर्ष में, उसमें से जो घाटा हुआ है उसको घटा देते हैं और जो लास्ट में बचता है वही क्या कहलाता है, NDP कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब इसमें क्या होता है, किसी देश के नागरिकों के द्वारा 1 वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में
जब उस वर्ष के विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी कहा जाता है। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि जीडीपी ये वो जीडीपी है जो विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने से प्राप्त होती है या उनके बाद प्राप्त होती है। और इस तरह के देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को ही क्या कहलाता है, या फिर उसको जीडीपी से हम घटा देते हैं तो उससे क्या बचता है, अंत में जीएनपी बचता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे सबको। जीडीपी क्या होता है, एक वर्ष में जो भी उत्पादित वस्तु हैं या सेवा हैं उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। एनडीपी क्या है, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें जो भी जीडीपी रहेगा, एक साल में जितना भी जीडीपी रहेगा उसमें जो भी घाटा होता है उसको घटाकर जो लास्ट में बचता है यही क्या कहलाता है, एनडीपी कहलाता है। ठीक है, अभी हमने देखा है ये क्या बात हो रही है, जीएनपी की। तो जीएनपी क्या होता है, इसमें से जो जीडीपी रहती है किसी भी देश की उसमें विदेश से प्राप्त आय को हम जोड़ लेते हैं और जो घाटा रहेगा उसको हम घटा देते हैं, तो जो लास्ट में बचता है वही क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ एक्स का मतलब क्या है, देश के नागरिकों द्वारा विदेश से अर्जित आय। ठीक है, और एम यहाँ पर क्या है, विदेशियों द्वारा देश से अर्जित आय, यानी कि जो विदेशी यहाँ पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने फैक्ट्री वगैरह डाल रखी है वो यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, उस आय की ये बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बात हो रही है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सभी तरह की जो सेवाएं हैं उनके अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं और मूल्य ह्रास को घटाते हैं, तो जो आय बचती है वही क्या कहलाती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट्स में से जो भी किसी देश की जीडीपी रहेगी उसमें विदेशों से प्राप्त आय को हम जोड़ लेंगे और जो घाटा रहेगा उसको घटा देंगे, लास्ट में क्या बचता है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली यही बात हो रही है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें से किसको घटा देंगे हम, मूल्य ह्रास को घटा देंगे और विदेशों से प्राप्त आय को जीडीपी में जोड़ देते हैं, तो जो बचता है वह क्या कहलाता है, एनएनपी कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा और इसको क्या जान सकते हैं, एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग देकर भी निकाला जा सकता है। अब ये बात क्या हो रही है, भाग से मतलब है कि भागफल में से प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनएनपी किसी अर्थव्यवस्था को दर्शाने के लिए सबसे बेहतर अवधारणा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य ह्रास और जो बाहरी शक्ति होती है उसको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अंत में हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनएनपी है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसी को ही राष्ट्रीय आय भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था थोड़ा इनके बारे में डिटेल। आज तक हम इतना छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।